फातेह बीत अल-मुक़द्दस सुल्तान सलाह-अल-दीन ऐवबी रहमहुल्लाह। पिस्त नंबर 21। मुहाफिजों को मालूम नहीं था कि जब ये कैदी जासूसों के सीनों में तीर दाखिल हुए थे, बिल्कुल उसी वक्त उनके मिस्री कमांडर की पीठ में एक खंजर उतर गया था। उसकी लाश तीसरे टेले के साथ पड़ी थी। इस रात सहरा की रेत खून की प्यासी मालूम होती थी। मिस्री कमांडर अपने मुहाफिज दस्ते और कैदियों से बेखबर इस लड़की के साथ चला गया और लड़की इसे खासा दूर ले गई थी। इसे मालूम था कि इसके साथ ही एक खूनी ड्रामा खेलेंगे। लड़की मिस्री को एक टेले के साथ लेके बैठ गई। उसी टेले से जरा परे बिलियान और इसके 6 मुहाफिजों ने पड़ाव डाल रखा था। उनके घोड़े कुछ दूर बंधे हुए थे। बिलियान मौबी को साथ लिए टेले की तरफ आ गया। इसके हाथ में शराब की बोतल थी। मौबी ने नीचे बिछाने के लिए दरी उठा रखी थी। बिलियान मुहाफिजों से दूर जाकर ऐशो इशरत करना चाहता था। इसने दरी बिछा दी और मौबी को अपने साथ बिठा लिया। वो बैठे ही थे कि रात के सुकूत में इन्हें करीब से किसी की बातों की आवाजें सुनाई दी। वो चौंके और दम साधा कर सुनने लगे। आवाज किसी लड़की की थी। बिलियान और मौबी दबे पांव इस तरफ आए और टेले की ओर से देखा। इन्हें 2 साए बैठे हुए नजर आए। साफ पता चलता था कि एक औरत और एक मर्द है। मौबी और ज्यादा करीब हो गई और गौर से बातें सुनने लगी। मिस्री कमांडर के साथ इस लड़की ने ऐसी वाज़ेह बातें की कि मौबी को यकीन हो गया कि ये इसकी साथी लड़की है और ये भी वाज़ेह हो गया कि इसे काहिरा ले जाया जा रहा है। मसर ये ने जो हरकतें और बातें की वो तो बिल्कुल ही साफ थीं। किसी शक की गुंजाइश नहीं थी। मौबी जान गई थी कि ये मिस्री इस लड़की को इसकी मजबूरी के आलम में अय्याशी का जरिया बना रहा है। मौबी ने ये बिल्कुल ना सोचा था कि इर्द गिर्द कोई और भी होगा और इसने जो इरादा किया है इसका नतीजा क्या होगा। इसने पीछे हटकर बिलियान के कान में कुछ कहा। ये मिस्री है और ये मेरे साथ की एक लड़की के साथ ऐश कर रहा है। इस लड़की को बचा लो। ये मिस्री तुम्हारा दुश्मन है और लड़की तुम्हारी दोस्त। इसने बिलियान को और ज्यादा भड़काने के लिए कहा। ये बड़ी खूबसूरत लड़की है, इसे बचा लो और अपने सफरी हरम में शामिल कर लो। बिलियान शराब पिए हुए था। इसने कमर बंद से खंजर निकाला और बहुत तेजी से आगे बढ़कर खंजर मिस्री कमांडर की पीठ में घोंप दिया। खंजर निकालकर उसी तेजी से एक और वार किया। लड़की मिस्री से आजाद होकर उठ खड़ी हुई। मौबी दौड़ी और उसे आवाज दी। वो दौड़कर मौबी से लपट गई। मौबी ने इससे पूछा कि दूसरी कहाँ है। इसने राबिन और दूसरे साथियों के मुतालिक भी बताया और ये भी कहा कि वो 15 मुहाफिजों के पहरे में हैं। बिलियान दौड़ता गया और अपने 6 साथियों को बुला लाया। उनके पास कमानें और दूसरे हथियार थे। इतने में कैदियों के मुहाफिजों में से एक अपने मिस्री कमांडर को आवाजें देता इधर आया। बिलियान के एक साथी ने तीर चलाया और इस मुहाफिज को खत्म कर दिया। वो लड़की इन्हें अपनी जगह ले जाने के लिए आगे आगे चल पड़ी। बिलियान को आखिरी टेले के पीछे रोशनी नजर आई। इसने टेले की ओर में जाकर देखा। वहां बड़ी बड़ी 2 मशालें जल रही थीं। इनके डंडे जमीन में गड़े हुए थे। इसके ऊपर वाले सरों पर तेल में भीगे हुए कपड़े लिपटे हुए थे जो जल रहे थे। बिलियान अपने साथियों के साथ अंधेरे में था। इसे रोशनी में 5 लड़कियां अलग खड़ी नजर आ रही थीं और मुहाफिज भी दिखाई दे रहे थे। इनके दरमियान 5 लाशें पड़ी थीं जिनमें तीर उतरे हुए थे। मौबी और दूसरी लड़की की ससकियां निकलने लगीं। मौबी के उकसाने पर बिलियान ने अपने साथियों से कहा कि ये तुम्हारा शिकार है, तीरों से खत्म कर दो। इनकी तादाद अब 14 थी। ये उनकी बदकिस्मती थी कि वो रोशनी में थे। बिलियान के साथियों ने कमानों में तीर डाले। तमाम तीर एक ही बार कमानों से निकले। दूसरे ही लम्हे कमानों में 6 और तीर आ चुके थे। एक ही बार कैदियों के 6 मुहाफिज खत्म हो गए। बाकी अभी समझ न सके थे कि ये तीर कहां से आए हैं। 6 और 13 ने 6 और मुहाफिजों कर गिरा दिया। बाकी 2 रह गए थे। उनमें से एक अंधेरे में गायब हो गया।
दूसरा जरा ससत निकला और वो भी सोडानियों के बैक वक्त 3 तेरों का शिकार हो गया। 3 शतरबान रह गए थे जो सामने नहीं थे। वो अंधेरे में कहीं इधर उधर हो गए। मशालों की रोशनी में अब लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। हर लाश एक एक तीर लिए हुए थी और एक में 3 तीर पियुसत थे। मौबी दौड़कर लड़कियों से मिली। इतने में एक घोड़े की सरपट दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दी जो दूर निकल गईं। बिलियान ने कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं, इनमें एक बचकर निकल गया है, वो काहिरा की सिमत गया है, फौरन यहाँ से निकलो। इन्होंने मुहाफिजों के घोड़े खोले और अपनी जगह ले गए। वहां जाकर देखा एक घोड़ा बमाज़ैल गायब था। इसे बचकर निकल जाने वाला मुहाफिज ले गया था। वो अपने घोड़ों तक नहीं जा सका था। छपकर उधर चला गई जहां इसे 8 घोड़े बंधे नजर आए। सीने पास ही पड़ी थीं। उसने एक घोड़े पर जैन किसी और भाग निकला। बिलियान ने 14 घोड़ों पर जीने कसोई। सामान 2 घोड़ों पर लादा और बाकी घोड़े साथ लिए और रवाना गए। लड़कियों ने मौबी को सुनाया कि उन पर किया खाला है और इन्हें कहाँ ले जाया रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि राबिन और इसके साथी लाशों के हथियार उठाने गए थे, मगर मालूम नहीं कि वो किस तरह मारे गए। मौबी ने कहा, एवबी के कैंप में मेरी और राबिन की मुलाकात अचानक हो गई थी। इसने कहा था कि मुझे यूं नजर आ रहा था कि यीशु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, वरना हम इस तरह खिलाफ तवक्को ना मिलते। आज हमारी मुलाकात बिल्कुल खिलाफ तवक्को हो गई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि यीशु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। खुदाए यीशु मसीह हमसे नाराज मालूम होता है। हमने जिस काम में हाथ डाला वो चौपट हुआ। वहीरा रूम में हमारी फौज को शिकस्त हुई और मस्र में हमारी दौसत सोडानी फौज को शिकस्त हुई। इधर राबिन और करसटोफर जैसे दलीर और काबिल आदमी और इनके इतने अच्छे साथी मारे गए। मालूम नहीं हमारा क्या अंजाम होगा। हमारे जीते जी तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। बिलियान ने कहा, मेरे शेरों का कमाल तुमने देख लिया है। जिस वक्त कैदियों का काफिला लाशों के पास टेलों में रुका था, उस वक्त साहिल पर सुल्तान एवबी की फौज के कैंप में 3 आदमी दाखिल हुए। वो अटली की जबान बोलते थे। इनका लिबास भी अटली के देहातियों जैसा था। इनकी जबान कोई नहीं समझता था। अटली के जंगी कैदियों से मालूम किया गया। इन्होंने बताया कि ये अटली से आए हैं और अपनी लड़कियों को ढूंढते फिर रहे हैं। ये यहाँ के सालार से मिलना चाहते हैं। इन्हें बहाउद्दीन शदाद के पास पहुंचा दिया गया। सलाह अल-दीन एवबी की गैर हाजिरी में शदाद कैंप कमांडर था। अटली का एक जंगी कैदी बुलाया गया। वो मस्र की जबान भी जानता था। इसकी वसातत से इन आदमियों के साथ बातें हुई। इन 3 आदमियों में एक अधेड़ उम्र था और 2 जवान थे। तीनों ने एक ही जैसी बात सुनाई। तीनों की एक एक जवान बहन को सलीबी फौजी उनके घरों से उठा लाए थे। इन्हें किसी ने बताया था कि वो लड़कियां मुसलमानों के कैंप में पहुंच गई हैं। ये अपनी बहनों की तलाश में आए हैं। इन्हें बताया गया था कि यहाँ 7 लड़कियां आई थीं। इन्होंने यही कहानी सुनाई थी, मगर 7 जासूस निकली। इन तीनों ने कहा कि हमारी बहनों का जासूसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो गरीब और मजलूम लोग हैं। किसी से किश्ती मांगकर इतनी दूर आए हैं। हम गरीबों की बहनें जासूसी की जरात कैसे कर सकती हैं? हमें इन 7 लड़कियों का कुछ पता नहीं। मालूम नहीं वो कौन होंगी। हम तो अपनी बहनों को ढूंढ रहे हैं। हमारे पास और कोई लड़की नहीं। शदाद ने बताया, यही 7 लड़कियां थीं जिनमें से एक लापता हो गई थी और बाकी 6 को परसों सुबह यहाँ से रवाना कर दिया गया है। अगर इन्हें देखना चाहते हो तो काहिरा चले जाओ। हमारा सुल्तान रहीम दिल इंसान है, तुम्हें लड़कियां दिखा देगा। नहीं, एक ने कहा, हमारी बहनें जासूस नहीं, वो 7 कोई और होंगी। हमारी बहनें समंदर में डूब गई होंगी या हमारे ही फौजियों ने इन्हें अपने पास रखा हुआ होगा। बहाउद्दीन शदाद नेक खुसलत इंसान था।
اس نے ان دیہاتیوں کی مظلومیت سے متاثر ہو کر ان کی خاطر تواضع کی اور انہیں عزت سے رخصت کیا۔ اگر وہاں علی بن سفین ہوتا تو ان تینوں کو اتنی آسانی سے نہ جانے دیتا۔ اس کی سراغ رساں نظریں بھانپ لیتی کہ یہ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تینوں چلے گئے۔ کسی نے بھی نہ دیکھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ وہ چلتے ہی چلے گئے اور شام تک چلتے ہی رہے۔ کیمپ سے دور کہاں کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہ چٹانوں کے اندر چلے گئے۔ وہاں ان جیسے 18 آدمی بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تینوں میں جو ادھیڑ عمر تھا وہ میگنا ناماریوس تھا۔ یہ صلیبیوں کی وہ کمانڈو پارٹی تھی جسے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور اگر ممکن ہو سکے تو سلطان ایوبی کو قتل کرنے کا مشن دیا گیا تھا۔ ان تینوں نے کیمپ سے کچھ اور ضروری معلومات بھی حاصل کر لی تھیں۔ یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی یہاں نہیں قاہرہ میں ہے۔ شدت کے ساتھ باتیں کرتے جہاں انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکیاں قاہرہ کو روانہ کر دی گئی ہیں، وہاں انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ 5 مرد قیدی بھی ہیں۔ یہ پارٹی ایک بڑی کشتی میں آئی تھی۔ انہوں نے کشتی ساحل پر ایک ایسی جگہ پر باندھ دی تھی جہاں سمندر چٹان کو کاٹ کر اندر تک گیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو قاہرہ کے لیے روانہ ہونا تھا مگر سواری نہیں تھی۔ یہ 3 آدمی جو کیمپ میں گئے تھے یہ بھی دیکھ آئے تھے کہ اس فوج کے گھوڑے اور اونٹ کہاں بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیمپ سے جانور چوری کرنا آسان نہیں۔ 21 گھوڑے یا اونٹ چوری نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ابھی سورج طلوع ہونے میں بہت دیر تھی۔ وہ پیدل ہی چل پڑے۔ اگر انہیں سواری مل جاتی تو وہ قیدیوں کو راستے میں ہی جا لینے کی کوشش کرتے۔ اب وہ یہ سوچ کر پیدل چلے کہ قاہر میں جا کر قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ سب جانتے تھے کہ یہ زندگی اور موت کی مہم ہے۔ صلیبی فوج کے سربراہوں اور شاہوں نے انہیں کامیابی کی صورت میں جو انعام دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ کوئی کام کیے بغیر اپنے کنبوں سمیت ساری عمر آرام اور بے فکری کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ میگنا ناماریوس کو جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اسے ڈاکہ زنی کے جرم میں 30 سال سزائے قید دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 اور قیدی تھے جن میں ایک کی سزا 24 سال اور دوسرے کی 27 سال تھی۔ اس زمانے میں قید خانے قصاب خانے ہوتے تھے۔ مجرم کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بڑی ظالمانہ مشقت لی جاتی اور مویشیوں کی طرح کھانے کو بیکار خوراک دی جاتی تھی۔ قیدی رات کو بھی آرام نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے قید سے موت بہتر تھی۔ ان تینوں کو انعام کے علاوہ سزا معاف کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ صلیب پر حلف لے کر انہیں اس پارٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ جس پادری نے ان سے حلف لیا تھا اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ جتنے مسلمانوں کو قتل کریں گے اس سے 10 گنا ان کے گناہ بخشے جائیں گے، اور اگر انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کیا تو ان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور اگلے جہاں خدا یسوع مسیح انہیں جنت میں جگہ دیں گے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ تینوں قید خانے کے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے موت کی اس مہم میں شامل ہوئے تھے یا اگلے جہاں جنت میں داخل ہونے کے لیے، یا انعام کا لالچ انہیں لے آیا تھا، یا وہ نفرت جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ڈالی گئی تھی۔ بہرحال وہ عزم کے پختہ معلوم ہوتے تھے اور ان کا جوش و خروش بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کر کے ہی مصر سے نکلیں گے یا جان قربان کر دیں گے۔ باقی 18 تو فوج کے منتخب آدمی تھے۔ انہوں نے جلتے ہوئے جہازوں سے جانیں بچائی تھیں اور بڑی مشکل سے واپس گئے تھے۔ یہ مسلمانوں سے اس ذلت آمیز شکست کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ انعام کا لالچ تو تھا ہی، یہی جذبہ تھا جس کے جوش سے وہ اندیکھی منزل کی سمت پیدل ہی چل پڑے۔ دوپہر کے وقت ایک گھوڑا سوار صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا رکا۔ گھوڑے کا پسینہ پھوٹ رہا تھا اور سوار کے منہ سے تھکن کے مارے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا تو گھوڑے کا سارا جسم بڑی زور سے کانپا۔ گھوڑا گر پڑا اور مر گیا۔ سوار نے اسے آرام دیے بغیر اور پانی پلائے بغیر ساری رات اور آدھا دن مسلسل دوڑا تھا۔ سلطان ایوبی کے محافظوں نے سوار کو گھیرے میں لے لیا۔
اسے پانی پلایا اور جب وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو اس نے کہا کہ کسی سالار یا کماندار سے ملا دو۔ سلطان ایوبی خود ہی باہر آ گیا تھا۔ سوار اسے دیکھ کر اٹھا اور سلام کر کے کہا، سلطان کا اقبال بلند ہو، بری خبر لایا ہوں۔ سلطان ایوبی اسے اندر لے گیا اور کہا، خبر جلدی سے سناؤ، قیدی لڑکیاں بھاگ گئی ہیں، ہمارا پورا دستہ مارا گیا ہے۔ اس نے کہا، مرد قیدیوں کو ہم نے جان سے مار دیا ہے، میں اکیلا بچ کر نکلا ہوں، مجھے یہ معلوم نہیں کہ حملہ آور کون تھے، ہم مشعلوں کی روشنی میں اور وہ اندھیرے میں، اندھیرے سے تیر آئے اور میرے تمام ساتھی ختم ہو گئے۔ یہ قیدیوں کے محافظوں کے دستے کا وہ آدمی تھا جو اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا اور سوڈانیوں کا گھوڑا کھول کر بھاگ آیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو بلارو کے سرپٹ دوڑا تھا اور اتنا طویل سفر آدھے سے بھی تھوڑے وقت میں طے کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفین اور فوج کے ایک نائب سالار کو بلایا۔ وہ آئے تو اس آدمی سے کہا کہ وہ اب ساری بات سنائے۔ اس نے کیمپ سے روانگی کے وقت سے بات شروع اور اپنے کمانڈر کے متعلق بتایا کہ وہ ایک قیدی لڑکی کے ساتھ دل بہلاتا رہا اور قیدیوں سے لاپرواہ ہو گیا، پھر راستے میں جو کچھ ہوتا رہا اور آخر میں جو کچھ ہوا اس نے سنا دیا، مگر وہ یہ نہ بتا سکا کہ حملہ آور کون تھے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفین اور نائب سالار سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیبی چھاپہ مار مصر کے اندر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے، علی بن سفین نے کہا، یہ صحرائی ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنی خوبصورت 6 لڑکیاں ڈاکوؤں کے لیے بہت بڑی کشش تھی، تم نے اس کی بات غور سے نہیں سنی۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس نے کہا ہے کہ مرد قیدی لاشوں کے ہتھیار اٹھا لائے تھے اور محافظوں کو قتل کرنے لگے تھے، محافظوں میں سے 2 نے انہیں تیروں سے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ان پر حملہ ہوا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے صلیبی چھاپہ مار ان کے تعاقب میں تھے۔ وہ کوئی بھی تھے سلطان محترم، نائب سالار نے کہا، فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ اس عسکری کو رہنمائی کے لیے ساتھ بھیجا جائے اور کم از کم 20 گھوڑا سوار جو تیز رفتار ہوں تعاقب کے لیے بھیجے جائیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ وہ کون تھے، میں اپنے ایک نائب کو ساتھ بھیجوں گا۔ علی بن سفین نے کہا، اس عسکری کو کھانا کھلاؤ۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسے تھوڑی دیر آرام کر لینے دو، اتنی دیر میں 20 سوار تیار کرو اور تعاقب میں روانہ کر دو، اگر ضرورت سمجھو تو زیادہ سوار بھیج دو۔ میں نے جہاں گھوڑا کھولا تھا وہاں 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ محافظ نے کہا، وہاں کوئی انسان نہیں تھا، حملہ آور وہی ہو سکتے ہیں، اگر گھوڑے 8 تو وہ بھی 8 ہی ہوں گے، چھاپہ ماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی۔ نائب سالار نے کہا، ہم انشاءاللہ انہیں پکڑ لیں گے، یہ یاد رکھو کہ وہ چھاپہ مار ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اور لڑکیاں جاسوس ہیں، اگر تم ایک جاسوس یا چھاپہ مار کو پکڑ لو تو سمجھ لو کہ تم نے دشمن کے 200 عسکری پکڑ لیے ہیں۔ میں ایک جاسوس کو ہلاک کرنے کے لیے دشمن کے 200 عسکریوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ایک عورت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مگر ایک جاسوس اور تخریب کار عورت اکیلی پورے ملک کا بیڑا گرک کر سکتی ہے۔ یہ لڑکیاں بے حد خطرناک ہیں، اگر وہ مصر کے اندر رہ گئیں تو تمہارا پورے کا پورا لشکر بیکار ہو جائے گا۔ ایک جاسوس یا جاسوسہ کو پکڑنے یا جان سے مارنے کے لیے اپنے 100 سپاہی قربان کر دو، یہ سودا پھر بھی سستا ہے۔ چھاپہ مار اگر نہ پکڑے جائیں تو مجھے پرواہ نہیں، ان لڑکیوں کو ہر قیمت پر پکڑنا ہے، ضرورت سمجھو تو تیروں سے انہیں ہلاک کر دو، زندہ نکل کر نہ جائیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر 20 تیز رفتار سوار روانہ کر دیے گئے۔ اس کا رہنما یہ محافظ تھا اور کمانڈر علی بن سفین کا ایک نائب ضیاء الدین تھا۔ ان سواروں میں فخر المصری کو علی بن سفین کے خاص طور پر شامل کیا تھا۔ یہ فخر کی خواہش تھی کہ اسے بلیان کے تعاقب کے لیے بھیجا جائے۔
ये तो न अली बन सफियन को इल्म था, न फखर अल मसरी को कि जिनके ताक़ुब में सवार जा रहे हैं वो बिलियान, मौबी और इनके 6 वफादार साथी हैं। इधर से ये 20 सवार रवाना हुए जिनमें 21वां इनका कमांडर था। इनका हदफ लड़कियां थीं और इन्हें छड़ा कर ले जाने वाले। इधर से सुलीबियों के 20 छापा मार आ रहे थे जिनमें 21वां उनका कमांडर था। इनका भी हदफ यही लड़कियां थीं, मगर इनकी कमजोरी ये थी कि वो पैदल आ रहे थे। दोनों पार्टियों में से किसी को भी मालूम ना था कि जिनके ताक़ुब में वो जा रहे हैं वो कहाँ हैं। सुलीबियों की छापा मार पार्टी अगले रोज सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले खासा फासिला तय कर चुकी थी। रास्ता ऊपर चढ़ रहा था, वो इलाका नशेबो फराज का था। ये लोग बुलंदी पर गए तो इन्हें दूर एक मैदान में जहां खजूर के बहुत से दरख्तों के साथ दूसरे कस्म के दरख्त भी थे, बेशुमार ऊंट खड़े नजर आए। इन्हीं न बैठा बिठा कर उनसे सामान उतारा जा रहा था। 12-14 घोड़े भी थे। इनके सवार फौजी मालूम होते थे। बाकी तमाम शतरबान थे। ये 21 सलीबी रुक गए। इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे इन्हें यकीन ना आ रहा हो कि वो ऊंट और घोड़े हैं। यही इनकी जरूरत थी। उनके कमांडर ने पार्टी का रोक लिया और कहा, हम सच्चे दिल से सलीब पर हाथ रख कर कसम खाकर आए हैं। वो देखो सलीब का करिश्मा, ये मुजज़ा है। खुदा ने आसमान से तुम्हारे लिए सवारी भेजी है। तुम में से जिसके दिल में किसी भी गुनाह का या फर्ज से कोताही का या जान बचा कर भागने का ख्याल है, वो फौरन निकाल दो। खुदा का बेटा जो मजलूमों का दौसत और जालिमों का दुश्मन है, तुम्हारी मदद के लिए आसमान से उतर आया है। सबके चेहरों पर थकन के जो आसारत है वो गायब हो गए और चेहरों पर रौनक आ गई। इन्होंने अभी इस पहलू पर गौर ही नहीं किया था कि इतने में बेशुमार ऊंटों और घोड़ों में से जिनके साथ इतने ज्यादा फौजी और शतरबान हैं, वो अपनी जरूरत के मुताबिक जानवर किस तरह हासिल करेंगे। ये 100 के लगभग ऊंटों का काफिला था जो मुहाज पर फौज के लिए राशन ले जा रहा था। चूंकि मुल्क के अंदर दुश्मन का कोई खतरा नहीं था, इसलिए काफिले की हिफाजत का कोई खास इहतिमाम नहीं किया गया था। सिर्फ 10 घोड़ा सवार भेज दिए गए थे। शतरबान निहत्ते थे। अभी छापा मार और शबखून मारने वाले मैदान में नहीं आए थे। सुलीबियों के ये 21 आदमी पहले छापा मार थे या इससे पहले सलाह अल-दीन ऐवबी ने शबखून का वो तरीका आजमाया था जिसमें थोड़े से सवारों ने सूडानियों की फौज के उकबा हिस्से पर हमला किया और गायब हो गए थे। इस वार करो और भागो के तरीका जंग की कामयाबी को देखते हुए सुल्तान ऐवबी ने तेज रफ्तार, ज़हीन और जिस्मानी लिहाज से गैर मामूली तौर सेहतमंद अस्त्रियों के दस्ते तैयार करने का हुक्म दे दिया था और दुश्मन के मुल्क में लड़ाका जासूस भेजने की स्कीम भी तैयार कर ली थी, लेकिन सुलीबियों को अभी शबखून और छापों की नहीं सूझी थी। किसी नजरे काफिले को डाको बाज औकात लौट लिया करते थे। सरकारी काफिले हमेशा महफूज रहते थे, उसी लिए फौजियों के रसद के काफिले बेखौफ व खतर रवाना रहते थे। इससे पहले भी उसी मुहाज के लिए 2 बार रसद के काफिले जा चुके थे और उसी इलाके से गुजरे थे। लिहाजा हिफाजती इक़दामात की ज़रूरत नहीं समझी जाती थी। ये काफिला भी खतरों से बेपरवाह मुहाज को जा रहा था और रात के लिए यहाँ पड़ाव कर रहा था। इससे थोड़ी ही दूर काफिले के लिए बहुत बड़ा खतरा आ रहा था। सलीबी कमांडर ने अपनी पार्टी को एक नशेब में बिठा लिया और 2 आदमियों से कहा कि वो जाकर ये देखें कि काफिले में कितने ऊंट, कितने घोड़े, कितने मुसल्लह आदमी और खतरे किया हैं। फिर वो रात को हमला करने की स्कीम बनाने लगा। उनके पास हथियारों की कमी नहीं थी, जज्बे की भी कमी नहीं थी। हर एक आदमी जान पर खेलने को तैयार था। नसीफ शब से बहुत पहले वो 2 आदमी वापस आए जो काफिले को करीब से देखने गए थे।
इन्होंने बताया कि काफिले के साथ 10 मुसल्लह सवार हैं जो एक ही जगह सोए हुए हैं। घोड़े अलग बंधे हुए हैं। शतरबान टोलियों में बंटकर सोए हुए हैं। सामान में ज्यादातर बोरियां हैं। शतरबानों के पास कोई हथियार नहीं। ये बड़ी अच्छी मालूमात थी। काम मुश्किल नहीं था। काफिले वाले गहरी मेहनत सोए हुए थे। 10 अस्करियों की आंखें भी ना खली कि तलवारों और कुंजरों ने इन्हें काट कर रख दिया। सलीबी छापा मारों ने ये काम इतनी खामोशी और आसानी से कर लिया कि बेशतर शतरबानों की आंखें ही खली और जिन की आंखें खली वो समझ ही ना पाए कि ये क्या हो रहा है। जिसके मिना से आवाज निकली वो इसकी जिंदगी की आखिरी आवाज साबित हुई। छापा मारों ने शतरबानों को हरासा करने के लिए चीखना शुरू कर दिया। सोए हुए शतरबान घबरा कर हड़बड़ा कर उठे। ऊंट भी बदक कर उठने लगे। सलीबियों ने शतरबानों का कत्ल आम शुरू कर दिया। बहुत थोड़े भाग सके। सलीबी कमांडर ने चला कर कहा, ये मुसलमानों का राशन है, तबाह कर दो, ऊंटों को भी हलाक कर दो। इन्होंने ऊंटों के पीठों में तलवारें घोंपनी शुरू कर दी। ऊंटों के वाविले से रात कांपने लगी। कमांडर ने घोड़े दिखे, 12 थे, 10 सवारों के लिए 2 फालतू। उसने 9 ऊंट अलग कर लिए। सूरज तुलू हुआ तो पड़ायों का मंजर बड़ा भयानक था। बेशुमार लाशें बिखरी हुई थीं। बहुत से ऊंट मर चुके थे, कई तरफ रहे थे, कुछ इधर इधर भाग रहे थे। आटा और खाने का दीगर सामान खून में बिखरा होता था। 12 के 12 घोड़े गायब थे और वहां कोई जिंदा इंसान मौजूद नहीं था। छापा मार दूर निकल गए थे। इसकी सवारी की जरूरत पूरी हो गई थी। अब वो तेज रफ्तारी से अपने शिकार को ढूंढ सकते थे। शिकार दूर नहीं था। बिलियान का दिमाग पहले ही मौबी के हुस्न और जवानी और शराब ने माफ कर रखा था। अब इसके पास 7 हसीन और जवान लड़कियां थीं। वो खतरों को भूल ही गया था। मौबी इस बार कहती थी कि इतना ज्यादा कहीं रुकना ठीक नहीं। जितनी जल्दी हो सके समंदर तक पहुंचने की कोशिश करो, हमारा ताक़ुब हो रहा होगा। मगर बिलियान बेफिक्र बादशाहों की तरह कहका लगा कर इसकी बात सुनी अनसुनी कर देता था। लड़कियों को जिस रात आजाद कराया गया था, इससे अगली रात वो एक जगह रुके हुए थे। बिलियान ने मौबी से कहा कि हम 7 मर्द हैं और तुम 7 लड़कियां हो। मेरे इन 6 दोस्तों ने मेरा साथ बड़ी दियानतदारी से दिया है। मैं उनकी मौजूदगी में तुम्हारे साथ रंग रलियां मनाता रहा, फिर भी वो नहीं बोले। अब मैं इन्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम एक एक लड़की मेरे एक एक दोस्त के हवाले कर दो और इन्हें कहो कि ये तुम्हारी वफादारी का तोहफा है। ये नहीं हो सकता, मौबी ने गुस्से से कहा। हम फाहिशा नहीं हैं। मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हारे हाथ में खिलौना बनी रही। ये लड़कियां तुम्हारी खरीदी हुई लॉनरियां नहीं हैं। मैंने तुम्हें किसी वक्त भी शरीफ लड़की नहीं समझा। बिलियान ने कहा, तुम सब हमारे लिए अपने जिस्मों का तोहफा लाई हो। ये लड़कियां मालूम नहीं कितने मर्दों के साथ खेल चुकी हैं, इनमें एक भी पाक नहीं। हम अपना फर्ज पूरा करने के लिए जिस्मों का तोहफा देती हैं। मौबी ने कहा, हम अयाशी के लिए मर्दों के पास नहीं जाती। हमें हमारी कौम और हमारे मजहब ने एक फर्ज सौंपा है। इस फर्ज की अदायगी के लिए हम अपना जिस्म, अपना हुस्न और अपनी असमत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। हमारा फर्ज पूरा हो चुका है। अब तुम जो कुछ कह रहे हो, ये अयाशी है जो हमें मंजूर नहीं। जिस रोज हम अयाशी में उलझ गईं, इस रोज से सलीब का जवाल शुरू हो जाएगा। सलीब टूट जाएगी, सिलसिला जारी है।